हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरव क्लासेस हिस्ट्री। मैं सौरव आज प्राचीन भारतीय इतिहास से मौर्यों का पतन अर्थात डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें, मौर्यों के पतन की समीक्षा करें। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पतन प्राचीन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौर्यों ने अपने पराक्रम से विशाल साम्राज्य की नींव रखी, परंतु अशोक की मृत्यु के 50 वर्षों के अंदर ही इसका पतन हो गया। इसके पतन के कारकों को हम निम्नलिखित गद्यांशों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। मौर्यों के पतन में दुर्बल उत्तराधिकारियों का उत्तरदायित्व था। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की श्रृंखला बनी रहे। चंद्रगुप्त और अशोक पराक्रमी योद्धा और कुशल प्रशासक थे, परंतु परवर्ती मौर्य शासक अयोग्य साबित हुए। परिणाम स्वरूप साम्राज्य विघटन की ओर उन्मुख हुआ। मौर्यों के दूरस्थ प्रांतों के शासक अत्याचारी बन गए। अशोक ने उच्च अधिकारियों को वहाँ के नागरिकों को अकारण यातना नहीं देने के निर्देश दे रखे थे। इसके लिए उसने केंद्र से निरीक्षण हेतु उच्चाधिकारियों को भेजने की व्यवस्था की। अशोक ने इन उच्चाधिकारियों की कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखा, परंतु उसके उत्तराधिकारी इन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रख सके, जिसके परिणाम स्वरूप इन कर्मचारियों ने इसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया। चंद्रगुप्त की विजयों, कौटिल्य की कूटनीति तथा अशोक के आदर्श के बावजूद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कई अर्ध स्वतंत्र राज्य थे, जैसे यवन, कंबोज, भोज, आट्विक आदि। केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होते ही ये प्रदेश स्वतंत्र हो गए। स्थायी स्वतंत्रता की इनकी भावना को चंद्रगुप्त ने अपने सुसंगठित शासन तथा अशोक ने अपने धम से कम करने का प्रयास किया, किंतु अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में यह भावना नहीं रही थी, जिससे साम्राज्य विघटित हो गया। मौर्यों की दानशीलता ने मौर्य अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। बौद्ध मठों और भिक्षुओं को बहुत धनराशि दान में दी गई। इसकी पुष्टि अन्य बौद्ध अनुश्रुतियों से भी होती है। शासन और सेना संगठन, संचार साधन तथा जनता के कल्याण के बजाय यह धनराशि धार्मिक संप्रदायों को दी जाने लगी, तो शासन व्यवस्था विशेषकर सैन्य संगठन की अवहेलना होने लगी। रोमिला थापर, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं प्राचीन भारत की, उन्होंने बताया है कि कौशंबी के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि उत्तरकालीन मौर्यों की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। कर वृद्धि के लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इस काल में आहत सिक्कों में काफ़ी मिलावट था, किंतु रोमिला थापर ने स्वयं ही इस मत का खंडन भी किया है कि मौर्यों के काल में सर्वप्रथम राज्य की आय के रूप में सर्वप्रथम करों का महत्व समझा गया। विकसित अर्थव्यवस्था और राज्य के कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ करों के महत्व में वृद्धि होना स्वाभाविक था। सिक्कों में मिलावट से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि अर्थव्यवस्था पर
भारी दबाव था। उत्तरकालीन मौर्यों के शासनकाल में क्षीण नियंत्रण के कारण मिलावट वाले सिक्के अधिक मात्रा में जारी होने लगे, विशेषकर उन प्रदेशों से जो साम्राज्य से अलग हो गए थे। रोमिला थापर ने मौर्य प्रशासन के केंद्रीकरण की प्रधानता का उल्लेख भी किया है। इस प्रकार के शासन हेतु यह आवश्यक है कि शासक काफी योग्य हो, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का विभाजन हो गया तो केंद्र का नियंत्रण कमजोर पड़ गया तथा प्रांत साम्राज्य से पृथक होने लगे। रोमिला थापर ने अधिकारी तंत्र के प्रशिक्षित नहीं होने को भी पतन का कारण बताया है। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चुने गए अधिकारी ही राजनीतिक हलचल के बीच शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में समर्थ हो सकते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है, परंतु रोमिला थापर का यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आधुनिक प्रतियोगिता परीक्षा पद्धति की कल्पना उस युग में करना ऐतिहासिक दृष्टि से अनुचित होगा। शासन के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का अभाव था जो राज्य के कार्यों पर नियंत्रण रख सके, किंतु राजतंत्र पर आधारित सभी प्राचीन राज्यों की यही विशेषता थी। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा के अभाव को हम पतन का कारण नहीं मान सकते। कुछ इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के विनाश के लिए अशोक की नीतियों को पतन का कारण माना है। उनके अनुसार अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीतियां जैसे पशु बलि पर प्रतिबंध लगाना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, व्यवहार एवं दंड समता पर न्याय व्यवस्था कायम करना, बौद्ध धर्म को अत्यधिक सुविधाएं देना, ब्राह्मणों को मौर्यों के विरुद्ध खड़ा किया। इन कारकों ने ब्राह्मणों को खिलाफ किया, परंतु जब हम इसे तर्क की कसौटी पर परखते हैं तो यह गलत साबित होता है। उसी तरह अशोक को स्वप्न दृष्टा अर्थात साम्राज्यवादी परंपरा को तोड़ने वाला बताया गया है, परंतु इस विचार को भी त्याग दिया गया है। अब हम इसकी समीक्षा अर्थात रिव्यू करेंगे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का अवलोकन करने के पश्चात जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि मौर्यों के पतन के लिए कई परंपरागत कारण थे, तो कई प्रशासन में निहित कमजोरियां भी थी। इसके पतन के लिए मुख्य कारणों में अयोग्य उत्तराधिकारी, उच्चाधिकारियों के अत्याचार, अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्वतंत्रता की भावना, मौर्यों की दानशीलता तथा अर्थव्यवस्था की गंभीर स्थिति आदि थे। लेकिन अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना, प्रतिनिधि सभा का अभाव तथा अशोक की नीतियां आदि को इसके पतन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। प्राचीन काल में प्रतिनिधि सभा तथा प्रशिक्षित अधिकारियों की कल्पना करना अनुचित है। वहीं दूसरी ओर अशोक की नीतियों के कारण इसका पतन नहीं हुआ, क्योंकि अशोक ने धार्मिक उदारता प्रदर्शित की तथा धर्म का प्रचार प्रसार किया, किंतु उसके कृत्यों से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता कि उसने अन्य धर्मों पर कोई अत्याचार किया हो अथवा अपनी सैन्य क्षमता को कमजोर किया। साथ ही उसने जिस विशाल साम्राज्य का संचालन
सफलतापूर्वक किया वो बिना सुदृढ़ सैन्य बल के संभव नहीं था। अतः स्पष्ट है कि मौर्यों के पतन में परवर्ती मौर्य शासकों की अदूरदर्शिता तथा परिस्थितियों से समन्वय करने का अभाव रहा होगा। इस तरह से मौर्यों का पतन विषय यहाँ हमारा समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।